हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हम हिस्ट्री क्लास करेंगे। हिस्ट्री क्लास नंबर आपकी 2 है। बाकी ये क्लास नंबर आपकी 22 या 23वीं क्लास है जो आपको देखनी है आज की। इससे पहले की वीडियो आपको देखनी है क्योंकि इससे वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आगे हम बढ़ेंगे हमने हिस्ट्री स्टार्ट आपकी कर दी थी और हिस्ट्री क्लास नंबर आपकी 2 है यूपी पुलिस के हिसाब से। चलो बिना टाइम वेस्ट के हम चलेंगे आज के उस पर। कल हमने एक चीज़ जानी थी आपके सामने कि भैया जो भारत में प्राचीन चीज़ें हैं इनके बारे में हमें कैसे पता चला कि कौन कौन सी चीज़ें प्राचीन हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपकी आधुनिक हैं। तो हमने देखा पुराणों से पता चला, ग्रंथों से पता चला, वेदों से पता चला, उपनिषद से पता चला। तो एक्स्ट्रा इन चीज़ों से हमें पता चला, है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका चैप्टर नंबर 2 और जिसमें हम देखेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड। देखो हिस्ट्री को अगर हम देखेंगे तो हिस्ट्री को हम 3 भागों में बांटते हैं। मैंने कल बताया, एक होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है? एक ऐसा पीरियड है ना, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड, एक आदि ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और एक आपका हिस्टोरिकल पीरियड। अब देखो प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है कि एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें हमें ना तो लिखने का पता चला, ना हमें मानव ने क्या क्या घर बनाए उनका पता चला, ठीक है, ना मानव को लिखना आता था, ना मानव को पढ़ना आता था। उस काल को बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। मतलब लेखन कला नहीं थी, नो रिटन एविडेंस, कि ना तो लिखने का पता था ना ही किसी चीज़ का पता था। तो ऐसी चीज़ों को हम रखते हैं पाषाण काल में, स्टोन एज में, है ना, पाषाण काल में। अब इन पाषाण कालों को बारे में जानेंगे। अब हिस्टोरिकल पीरियड क्या होता है? एक ऐसा काल जिसमें मानव को जो तो पढ़ने का तो पता था, बट उन्होंने क्या पढ़ा, उन्होंने क्या लिखा, उसको हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक है। मतलब रीडेबल रिटन एविडेंस, मतलब रिटन का लिखने का तो तरीका पता था पर हम उसको अनरीडेबल है, मतलब उसको नहीं पढ़ पाए। और उसमें हम किसे रखेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता को। क्यों? सिंधु घाटी सभ्यता क्या है इंदुस वैली को, उसमें रिटन एविडेंस तो हैं वन, वो जो रिटन एविडेंस है वो अनरीडेबल है, मतलब अपठनीय है, उसको हम पढ़ नहीं सकते। हिस्टोरिकल पीरियड क्या आता है भैया? इसमें रिटन एविडेंस भी है, ठीक है, रीडेबल भी है, सब कुछ है। और इसे हम रखते हैं 3 भागों में, एनिसेंट हिस्ट्री, है ना, मिडवल हिस्ट्री और आपका मॉडर्न हिस्ट्री। चलो इतनी बातें हम समझ गए। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टोन एज के बारे में, ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड को, पाषाण काल को हम जो है 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है पूरा पाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल, और एक होता है आपका नव पाषाण काल, है ना। अब देखो पूरा पाषाण काल की बात करूं तो पूरा पाषाण काल में मानव के साक्ष्य मिले हैं हमें, है ना। और पूरा पाषाण काल में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो इन्वेंशन ऑफ फायर है, ठीक है। क्या है? इन्वेंशन ऑफ फायर। आग की जो खोज हुई थी वो किस काल में हुई थी? पूरा पाषाण काल में हुई थी। अगर कोई आपसे पूछे कि इन्वेंशन ऑफ फायर जो है, आग की खोज किस काल में हुई, तो आप झट आंसर दोगे कि पूरा पाषाण काल में हुई है। मध्य पाषाण काल में आपको कुछ खास याद नहीं रखना, लेकिन नव पाषाण काल में आपको याद रखना है। देखो सबसे पहले इन्वेंशन ऑफ व्हील, मतलब पहिए का जो आविष्कार हुआ वो किस काल में हुआ? नव पाषाण काल में। इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, भाई कृषि के साक्षर सबसे पहले कहाँ मिले? नव पाषाण काल में। परमानेंट रेजिडेंस के सबसे पहले साक्षर कहाँ से मिले? स्थायी आवास के, तो भैया नव पाषाण काल में। और मानव ने सबसे पहले जो आपका पशु पाला था, कुत्ता, ठीक है, वो आपके साक्षर कहाँ से मिले थे? डॉग फर्स्ट पेट था, तो उसके भी नव पाषाण काल से साक्षर मिले हैं, है ना। इतनी बातें हमने ध्यान रख ली। चलो, है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अब जो है सबसे पहले इतनी बातें आपको याद रखनी है ना। अब आगे जब हम बढ़े तो अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, इंदुस वैली की। अब सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले हम जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं, सामान्य जानकारी के बारे में। देखो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आपकी 2500 BC से
इसका टाइम पीरियड माना जाता है और 1700 BC तक आपकी मानी जाती है। कब? 2500 BC से 1700 BC तक की ये सिंधु सभ्यता आपकी मानी जाती है, जो हमें साक्ष्य मिले हैं। ये सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन थी, मतलब यहाँ पर क्या था, कांस्य युगीन थी, है ना। और यहाँ के जो मूल निवासी थे, परमानेंट रेजिडेंस थे, वो द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय थे। क्या थे? द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय थे। इतनी बातें आपको याद रखनी है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करूं तो इसकी हमें खोजकर्ताओं की बात भी करनी पड़ेगी कि भाई किस किसने इसके स्थान को खोजा। सबसे पहले आपको याद रखना है दयाराम साहनी। देखो, दयाराम साहनी से आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता का जो पहला स्थल है हड़प्पा, है ना, तो उसकी खोज करी थी दयाराम साहनी ने 1921 में। रावी नदी के किनारे स्थित हड़प्पा की खोज की, मतलब द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा, ठीक है, इन द बैंक्स ऑफ रावी 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वो कौन सा था? हड़प्पा। अब देखो, दूसरा नाम आपको याद रखना है रासल दास बनर्जी, RD बनर्जी। इसने क्या करा था? 1922 में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो की खोज करी। द डिस्कवरी ऑफ मोहनजोदड़ो ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस 1922। मतलब इसने जो है 1922 में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो की खोज की और इसने सिंधु घाटी सभ्यता की क्या करी है? खोज करी है। ठीक, उसके बाद इतनी बातें आपको याद रखनी है। और अगर कोई आपसे पूछे कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता है। अगर मैं देखूं सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो देखो, सिंधु सभ्यता के आकार को बोला जाता है त्रिभुजाकार, ट्रायंगल शेप में है, इसलिए सिंधु सभ्यता के जो आकार है उसे त्रिभुजाकार कहा गया है। सिंधु सभ्यता के अगर मैं उत्तर में देखूं कि उत्तर में क्या है, तो उत्तर में पड़ता है मांडा। क्या पड़ता है? मांडा, जो जम्मू कश्मीर में है। और किस नदी पर है? रावी नदी पर है, चेनाब नदी पर है। मांडा किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। पूरब में क्या पड़ता है? तो पूरब में पड़ता है आलिमगिरपुर, जो उत्तर प्रदेश मेरठ में है, हिंडन नदी पर। ठीक है, उसके बाद दक्षिण में क्या पड़ता है? दक्षिण में पड़ता है दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी पर। और पश्चिम में क्या पड़ता है? पश्चिम में है सुतकेंडोर, जो पड़ता है दासक नदी पर। कहाँ पड़ता है? दासक नदी पर। उत्तर में मांडा, पूरब में आलिमगिरपुर, पश्चिम में सुतकेंडोर और दक्षिण में दाइमाबाद पड़ता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सिंधु सभ्यता की बात करूं तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है ना। कैसी है? एक नगरीय सभ्यता है, क्योंकि ये अपने नगर नियोजन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। कैसे कैसे नगर बसाने हैं, इन सब चीज़ों के लिए जो आप चित्र देख ही रहे होंगे। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो था वो आपका मोहनजोदड़ो था। सिंधु सभ्यता के पास 6 लार्ज टाउन थे, जिसमें सबसे बड़ा था मोहनजोदड़ो, फिर हड़प्पा था। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा टाउन कौन सा था? मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा शहर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। अब सिंधु सभ्यता की लिपि आप देख रहे होंगे कैसे कैसे चिन्ह बन रखे हैं, लेकिन ये लिपि जो है आज तक हम नहीं पढ़ पाए। तो सिंधु सभ्यता की लिपि जो है अनरीडेबल है, अपठनीय है। लेकिन इनकी लिपि से एक चीज़ का पता चलता है, भाव का। तो इनकी लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक है। कैसी है? भाव चित्रात्मक है। ये लोग जो हैं आपके, ये दाएं से बाएं लिखते थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो कैसे लिखते थे? दाएं से बाएं लिखते थे। ठीक है, अनरीडेबल है। कैसी है? अनरीडेबल है। ये बात आपको याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये है सिंधु सभ्यता का, मैंने आपको मैप दिखा रहा हूँ कि सारा मैप आपको दिखा देता हूँ कि सिंधु सभ्यता का मैप कैसा कैसा है। देखो, सिंधु सभ्यता की अगर मैप की बात करें तो सिंधु सभ्यता के ये शहर हैं जो खोजे गए हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो रासल दास बनर्जी ने खोजा। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है चुंदहोदड़ो, जो आपका गोपाल मजूमदार ने खोजा। धोलावीरा, जो रविंदर सिंह बिष्ट ने खोजा। लोथल, जो गुजरात में है, रंगानाथ नाब ने खोजा। ठीक है, उसके बाद रंगपुर जो है वो रंगानाथ राव ने। ठीक, कालीबंगा जो है राजस्थान का, ये बीबी लाल ने खींचा।
पालमपुर जो है वो आपका यगदत्त शर्मा ने खींचा, बनवाली रविंदर सिंह बिष्ट ने, रोपण जो है यगदत्त शर्मा ने। ये वाली बातें आपको याद रखनी है कि किसने कौन सा स्थल खोजा है, कि एग्ज़ाम में पूछ लेता है ना। एक बार अपनी कॉपी पे नोटबुक में लिख लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सिंधु सभ्यता की क्या क्या आपके इसके करैक्टर थे, क्या क्या इसकी विशेषताएं थे, उनके बारे में जान लेते हैं। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी, ग्रीड पद्धति पर इसके नगर बने हुए थे। लिपि थी भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता पर क्या पाया जाता है, जल निकासी की व्यवस्था पाई गई है अच्छी तरीके से। पक्की और ईंटों से निर्मित क्या थे, घर मिले हैं, जैसे कालीबंगा में मिले। घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ जो हैं वो सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलती थी, ठीक है। और लोथल जो है कई मुख्य दरवाजे और सड़क की ओर खुलते थे। देखो सिंधु सभ्यता में घर क्या था और खिड़कियाँ वो पीछे की ओर खुलती थी, लेकिन लोथल में क्या होता है, घर जो है इनके वो आगे की तरफ खुलते थे। सिंधु सभ्यता जो है कि उच्च और निम्न भाग में वर्गीकृत है। उच्च भाग को अपर पार्ट कहते थे, जैसे कि किलाबंद है ना, और किलाबंद जो है कालीबंगा दोनों भागों में किले बनती थी, ठीक। चलो आगे चलते हैं। अगर मैं सिंधु सभ्यता की बात करूँ तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी जो इमारत है वो स्नानघर है, ग्रेट बाथ है। क्या है, ग्रेट बाथ। इसकी जो ऊंचाई है वो देखो 11.8 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। तो सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ी स्मारक कौन सी सबसे बड़ी है ना, तो वो स्नानघर है, ग्रेट बाथ है। अगर मैं इसकी बात करूँ कृषि और पशुपालन की, तो सिंधु सभ्यता में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से। कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता की जो प्रमुख फसल थी वो जौ और गेहूं थी। क्या थी, गेहूं और गेहूं। लोथल जो है वो रंगपुर में चावल के साक्षरे मिले हैं लोथल से। ये बात आपको ध्यान में याद रखनी है कि लोथल और रंगपुर से सिंधु सभ्यता के लिए क्या मिले हैं, चावल के प्रमाण मिले हैं, ठीक। और अन्नागार कहाँ मिला, मोहनजोदड़ो में। और सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, ग्रेनरी थी, अन्नागार थी। इमारत तो स्नानघर थी, लेकिन उसमें भोजन रखने के लिए, अन्न रखने के लिए थी अन्नागार। सिंधु सभ्यता में पशुओं की बात की तब बैल पाया जाता था या भैंस पाई जाती थी, ठीक है। क्या पाई जाती थी, या तो क्या पाई जाएगी, बैल या भैंस। जैसे पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता पे एक सींग वाले जानवर के प्रमाण मिले हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब देखो इनकी धार्मिक विशेषताओं की क्या क्या धर्म थे। देखो इनकी धार्मिक विशेषताओं के बारे में हमें जो जानकारी है वो बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, हम लैक्स क्लियर इन्फॉर्मेशन है, स्पष्ट अधूरी जानकारी है। मंदिरों के अवशेष हमें सिंधु सभ्यता में अभी तक नहीं मिले हैं। मातृ देवी की पूजा करते थे ये लोग, है ना। और इनका समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक, मतलब माता को प्राथमिकता दी जाती थी। ये वृक्ष पूजा करते थे और शिव पूजा भी आपकी करते थे, ठीक। उसके बाद मोहनजोदड़ो में दाढ़ी वाले पुजारी की भी आपकी क्या मिली है, आपकी मूर्ति मिली है। ये बात भी आपको याद में रखनी है। उसके बाद सिंधु सभ्यता में एक पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, और उसकी जो मोहर है वो कहाँ से मिली है, और पशुपति शिव की मूर्ति वो मिली है मोहनजोदड़ो से, ठीक। उसके बाद कालीबंगा से क्या मिला, अग्निकुंड मिला, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। स्वास्तिक चिन्ह क्या था सिंधु सभ्यता का, तो सूर्य की उपासना करते थे, ठीक। शवों को जलाना, शवों को दफनाना, ये सब कहाँ के थे, सिंधु सभ्यता के आपके प्रमाण थे, ठीक। अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता की जीवन शैली के बारे में, तो सिंधु सभ्यता की जीवन शैली लाइफ स्टाइल की बात करें तो इनका लोथल और चुंदहोदड़ो में क्या थे, मन के कारखाने थे, सूती वस्त्र उद्योग मिले हैं, पासे और शिकार करते थे, डिज़ाइन वाले काले रंग के बर्तन मिले हैं, मिठास में शहद का इस्तेमाल करते थे। तलवार के प्रमाण सिंधु सभ्यता में नहीं मिले हैं, और सिंधु सभ्यता का समाज जो था वो शांतिपूर्वक था, ठीक। सिंधु सभ्यता में अगर बात करें व्यापार की कि कहाँ कहाँ से व्यापार होता था, तांबे का व्यापार होता था बलूचिस्तान वगैरह से, खेतड़ी से। चांदी का होता था अफगानिस्तान ईरान से। सोने का होता था कर्नाटक अफगानिस्तान से। टिन का होता था अफगानिस्तान से, और लज्जावत का मेसोपोटामिया से। शीशे का होता था ईरान से। बस आपको अगर आंसर भी लगाना हो कभी तो आंसर लगाना अफगानिस्तान, क्योंकि सब में क्या है, अफगानिस्तान कॉमन है। अगर हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता की, इसके थोड़े से हम देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता में व्यापार देख लिया हमने,
है ना। हाँ, सिंधु सभ्यता की जो साक्ष्य मिले हैं स्थानों से क्या, देखो मोहनजोदड़ो से क्या मिला, सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ का है, मोहनजोदड़ो का। सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा ग्रेट बाथ मूर्ति है ना, या क्या है, स्नान घर जो है वो आपका क्या है, बड़ी इमारत है। पशुपति शिव की मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। नृत्य करती कांसे की मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। शवों को जलाने का प्रमाण कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से। और दाढ़ी वाला पुजारी कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा से क्या मिला, एक श्रृंगी पुरुष पशु वाली मोहर मिली है और मातृ देवी की प्रतिमा मिली है आपकी कहाँ से, हड़प्पा से। और RS-37 कब्रिस्तान भी मिला है आपका कहाँ से, हड़प्पा से मिला है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, कालीबंगा की अगर मैं बात करूं, है ना, तो कालीबंगा की बात करूं तो अग्निकुंड मिले हैं, चूड़ी कारखाना मिला है, ठीक, युग्म समाधि मिली है। जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। सुरकोटदा से क्या बात करूं, घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा से। लोथल से बंदरगाह मिला है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह कहाँ है, लोथल में है। ठीक, घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड मिला है लोथल से। युग्म समाधि मिली है, मनका बनाने का कारखाना भी कहाँ से मिला है, आपका लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है, लोथल से। ठीक, उसके बाद सिंधु सभ्यता के धोलावीरा से क्या मिला है, बांध मिला है या जलाशय स्टेडियम मिला है। अगर कोई आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो स्थल में आए तो आंसर दोगे धोलावीरा। कौन सा है, धोलावीरा। और अगर वह पूछ ले कि भारत में, तो भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। कौन सी है, राखीगढ़ी। भारत में कौन सा है, राखीगढ़ी है। और भैया सिंधु सभ्यता का कौन सा है, आपका स्थल कौन सा है, धोलावीरा। इतनी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर देखो सिंधु सभ्यता की बात करें तो इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। इस लिपि को हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन ये लिखी कैसे जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इनका समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक था, माता की पूजा करते थे, सबसे पहले माता को प्राथमिकता देते थे। सिंधु सभ्यता की बात करें तो सिंधु सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मोहरें कहाँ से मिली, बंदरगाह कौन सा था, स्नानघर कौन सा था, बस इतनी ही चीज़ें आपको याद रखनी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ना भूलें।